तो हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। पहले डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से फिर सीखते हैं। कल कंसेप्ट तो बता दिए, सवाल कराने का उतना टाइम हुआ नहीं था। तो इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ए डॉट बी अगर कहीं है तो ए बी क्रॉस थीटा के बराबर हो। और अगर हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख रहे थे तो वो भी हमने ट्राई किया था। जैसे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, सपोज A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये है आई जे के यूनिट वेक्टर है। और एक दूसरा वेक्टर बी मान लेता हूँ, B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो मुझे आप लोग बता सकते हैं ए डॉट बी कितना आएगा? सोचो। A1i प्लस A2j प्लस A3k, इसका डॉट प्रोडक्ट B1i प्लस B2j प्लस B3k। बच्चों इसको कितना लिखा जाए? उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आई डॉट आई कितना लिखा था कल हमने। आप लोग बता सकते हैं? 1। वन। बढ़िया। तो जे डॉट जे भी वन ही होगा फिर इस हिसाब से। और के डॉट के भी वन हो। ठीक। अच्छा बच्चों, आई डॉट जे कितना होगा? 0। जीरो। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई करी जा सकती है। नहीं, आई और जे क्या है आप समझो। आई एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है और जे वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90। तो आई डॉट जे करेंगे तो ये डेफिनेशन में देखिए तो क्रॉस 90 कितना होता है? तन्वी, 0। क्रॉस क्रॉस 90 0। जीरो। यही आई और के साथ भी होगा फिर। आई डॉट के, जे डॉट के, सब आपस में जीरो हो जाएंगे। तो अब आप गौर कीजिए क्या होगा। A1i का डॉट प्रोडक्ट जब B1i के साथ होगा तो A1 B1, बाकी आई डॉट आई होगा, वो तो वन है, कल हमने किया है। बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल पूरा लिखा था और आपने देख लिया कि फिर वो आई डॉट जे और आई डॉट के तो जीरो ही आ जाना है। अब समझो A2j, जे फिर पहले वाले आई के साथ आएगा जे डॉट आई तो फिर जीरो हो जाएगा। तो ये A2 B2 जिस समय आएगा जे डॉट जे वन। और ऐसे ही A3 B3 आएगा के डॉट के वन, बाकी सब जीरो। क्या ये समझ में आया आपको? ए डॉट बी की ये जो वैल्यू आ रही है, ये अच्छी तरह समझ में आ पाई या डाउट है? डाउट है तो बोलिएगा प्लीज। आप लोग ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में जवाब दे रहे हैं। यस सर, आ गई। हम बेटा तो आ गया तो आ गया कहना आना चाहिए। तो ये बताइए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री। ठीक है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, हाँ,
वो ने सही जवाब दिया है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा ना। परपेंडिकुलर मतलब। अच्छा चलिए, 2i - 3j + 3, ये एक वेक्टर ये है। और दूसरा वेक्टर है -3i + j + 9j। चलिए बताइए, ए डॉट बी कितना होगा। वो टू बेटा आई बोल के इंटू बता दिया थ्री करो, मेरे लिए बार बार देखना पड़ता है मुझे बोल के। 2i इंटू 3i, 3j इंटू जे, k इंटू 9k। बेटा i × i नहीं बोलते यहाँ। ये डॉट प्रोडक्ट है तो i.i बोलेंगे। इनटू जो बोलते हैं वो नंबर्स में चलता है। आप लोग पिछले 3 दिन से यही चीज सीख रहे हैं, गौर कीजिएगा। आप जो बचपन से 2 × 3 6 होता है बोलते हैं, वो जो इंटू होता है वो नंबरों में चलता है, स्केलर में चलता है। हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो 2 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -6 आएगा, लेकिन i.i साथ में होगा ना। अभी ये आपको बताया, कल भी बताया, शायद आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीजों को। ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई का मीनिंग समझिए। -6 तो होगा, साथ में i.i होगा। फिर जे वालों को करिए तो -3 होगा, लेकिन साथ में j.j होगा। डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर के बीच होता है, नंबरों के बीच थोड़ी होता है। 9 होगा k.k। और ये तीनों आपने बता रखे हैं, यहाँ पर 1 1 1 है। तो -6 -3 + 9, तो -9 + 9 मतलब 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ए और बी आपस में दोनों के बीच का एंगल 90 है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं फिर बता रहा हूं आपको। आपने आई.जे और आई.के तो जीरो हो जाएंगे। आपने बस ये समझना है, कल ये समझा था आपने, हाँ बोला है। हाँ बोलने के बाद फिर अगला सवाल नहीं करने का मतलब है कि पिछले में खाली हाँ बोला है। अगर वाकई हाँ है तो आना चाहिए बच्चों। चलिए मैं आपको एक सवाल और देता हूं, उससे पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इफ 5i - 2 अल्फा j + 2k is perpendicular to i - j, then find अल्फा। अल्फा हमें पता नहीं है क्या है। दो वेक्टर दिए हैं और वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो फिर अल्फा क्या होगा ये बताना है। आप लोग थोड़ा सा सोचिए। तो हमसे कहा गया -2 अल्फा j + 2k इज परपेंडिकुलर टू। तो इनका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा, प्लस आप के नहीं लिख दिख रहा तो ऐसे कर लीजिए। तो दैट मस्ट बी जीरो। आप इस बात को समझिए कि अगर वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। उल्टा भी सही है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, दोनों सही हैं एक दूसरे से। तो अब आप करेंगे तो 5 i.i 1 हो गया, छोड़ो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। +2 अल्फा j.j 1, तीसरा जीरो, क्योंकि के में यहाँ 0 के है यहाँ 2 है तो 0 × 2 जीरो ही आ जाएगा।
तो अल्फा इक्वल टू -5/, एक ही लाइन का सवाल है। दो वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर है, और कहा गया है कि अल्फा क्या हो। परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो परपेंडिकुलर है। दोनों तरफ से बात सही है। एक सवाल और देता हूं ऐसा ही, इफ xi प्लस 3j+k is perpendicular to xi -3xj+20k एंड फाइंड x बताइए क्या होगा। आप लोग सोच सकते हैं, सोचिए थोड़ा। प्लस। बढ़िया बेटा, आप लोग अच्छा सोच रहे हैं। अब आपने सोच लिया है तो मैं बता देता हूँ, xi +3j+k डॉट xi -3xj+20k, दिस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो ये हो जाएगा x² -9x +20 = 0। अब ये आपका 9th 10th क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन हो गया। x² -5x -4x फैक्टर = 20। x कॉमन लीजिए, x-5 -4 कॉमन लीजिए, x-5 = 0। तो x-5 अगर कॉमन ले लें तो x-4 = 0। तो x = 8 4 है और 8 5 है, दो वैल्यू आएंगे। मतलब एक्स की जो 4 रख दें या 5 रख दें, जो रखें इनमें से दोनों में 8 ही रखेंगे। ये नहीं कि 8 में 4 8 में 5। या तो दोनों में 4 रख दें एक्स की जगह पर, या दोनों में 5। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उस समय होंगे, बाकी जो नहीं होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बच्चों ऐसे ही सीखते हैं सभी लोग, जैसे आप लोग कर रहे हो। सबने ऐसे ही सीखा है। कितना ही बड़ी यात्रा हो जिंदगी की, सीखा ऐसे ही जाता है, छोटी छोटी चीजों से। अपने कंसेप्ट क्लियर करिए, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो क्वेश्चन है अगला। वेक्टर ए लिखिएगा 2i - j - 2k, और जो वेक्टर बी है वो है 3i +2j - k। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ये है सवाल। अगर आप लोग सोच पा रहे हैं कुछ भी गलत सही, तब तो मैं थोड़ा रुकता हूँ, पॉज दे देता हूँ। अदरवाइज मैं ट्राई करता रहता हूँ। आप लोग ही बताएंगे क्या करना है। तो सर इसमें हम डिटर्मिनेंट बना के करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में मैंने डिटर्मिनेंट बनाने को बताया था बेटा, जरा देखो तो पीछे। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो डिटर्मिनेंट पढ़ाया था। यस सर। अच्छा। और जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो डिटर्मिनेंट मैंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था या क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया था। सॉरी सर सॉरी। हम्म। और उससे पता लग रहा है मुझे कि बच्चे रिवीजन कितना अच्छा कर रहे हैं घर पे। तो ये आपको सोचना है। आप अगर जितना रोज पढ़ाया जा रहा है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है बहुत आगे जाके। पिछला आपका मेंटेन होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तब भी रिवाइज नहीं हो रहा है आप लोगों से। ये बताइए, ए डॉट बी क्या पढ़ा है आपने, फॉर्मूला।
हमें तो नहीं पता ए और बी के बीच का एंगल क्या है, मान लो वो थीटा है, और पता नहीं ए और बी कैसे हैं, तो ऐसा मान लो। तो लेफ्ट साइड में एक ही जगह रख दीजिए, 2i - j - 2k डॉट, बी की जगह पर 3i + 2j - 3। अच्छा, चलिए। खाली ए का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे पहले। जो ए लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड। वेरी गुड। वेक्टर ए का मॉड। तो वेक्टर ए आपको दिया है बेटा, उसका मॉड कैसे निकालोगे? अंडर रूट। तो आई का जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट कितना है? ये है ए वेक्टर, इसमें आई का कोफिशिएंट कितना है? आई के साथ क्या है मल्टीप्लाई किया हुआ? 2। 2, तो उसका स्क्वायर 4। जे का कोफिशिएंट कितना है? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? अरे भाई, -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा तीसरा? 4। -2 इंटू -2 +4। तो 4 + 1 + 4 कितना हो गया? 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो ए की जगह 3 आएगा। ऐसे बी बताइए। बी का मतलब जो वेक्टर बी है उसका मॉड कितना होगा? जरा जल्दी बताइए प्लीज अब। √14। 9 + 4 + 1, √14। वेरी गुड। तो इसको √14 ही रहने दीजिए, और ये क्रॉस थीटा। अब लेफ्ट साइड बताइए सॉल्व करके। 2 × 3 6, -2 +2 = 3√14 क्रॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 6 = 3√14 क्रॉस थीटा। तो क्रॉस थीटा कितना आ जाएगा? 2/√14। तो बच्चों, अब एंगल निकालना हो तो थीटा ऐसे निकालते हैं, क्रॉस का इनवर्स लिखते हैं, 2/√14। ये आंसर है। हो सकता है आपके लेवल पे इतना ही पूछा जाए, क्रॉस थीटा बता दो, तब भी ठीक है। थीटा लिखना है तो क्रॉस को इधर ले आओ, वो उसका इनवर्स कहते हैं उसको। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इनवर्स, 2/√14। समझ में आया या नहीं आया? डॉट प्रोडक्ट ही समझा रहा हूँ बेटा, बार बार। आपको लगता होगा कि कुछ नया पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जब तक एक चीज समझ में नहीं आती तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है ये बताइए प्लीज। आप लोग बताएंगे ही नहीं, मुंह ही नहीं यस सर। खोलेंगे, तो क्या करें हम। चलिए, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ सवाल कराते हैं। ये जो डॉट के क्वेश्चन हो गए, क्रॉस के ए जो है 2i + j + 3 है, और जो बी है वो i - j - 3 है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बताने हैं। कैसे करें, थोड़ा सा बताइए प्लीज। हम्म।
तो ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट आई जे के 2 1 1 1 - 1 - 1 आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इस सेंस में करिएगा कि ये प्लस माइनस प्लस होता है। तो आई लिखा। अब पहले डिटर्मिनेंट में क्या आएगा आप लोग बता पाएंगे? 1 1 - 1 - 1। 1 1 - 1 - 1। ठीक। -j दूसरे डिटर्मिनेंट में। 2 1 1 - 1। बढ़िया। 2 1 1 - 1। बहुत अच्छी बात है। फिर 3 टाइम्स। 2 1 2 1 1 - 1। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ -1 और माइनस टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट तो वो +1 हो जाएगा। -j टाइम्स -2 - 1 प्लस k टाइम्स -2 - 1। पहला तो 0 हो जाएगा, प्लस 3j -3k। तो इतना ही हुआ बस। 8 क्रॉस भी 3j -3k आ गया। ये हो गया आपका। आप लोग बी क्रॉस से बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं क्या? साइन विल बी चेंज्ड। वेरी गुड। तो वो क्या हो जाएगा? -3j +3k। वो 8 क्रॉस बी के बराबर ही होगा, बस माइनस टाइम्स होगा। इतना हमें पता है। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। कुछ और करते हैं क्रॉस में भी थोड़ा सा। अच्छा, इस बार करिए तो ए जो है i - j है और जो बी है वो i + j है। तो 8 क्रॉस बी क्या हो? अच्छा सवाल है। दिखने में छोटा लग रहा है। सोचो। अच्छा कर रहे हो बेटा। तो 8 क्रॉस बी अगर हमें करना है तो हमें अपने फंडामेंटल जो सीखे हैं वही करना चाहिए। i j k। पहले वेक्टर में 1 - 1 तो इसका मतलब k वाला है ही नहीं तो 0। दूसरे में 1 1 0। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व भी मैं यहीं पर कर देता हूं। तो देखो i टाइम्स करोगे ना तो ये डिटर्मिनेंट आएगा i वाला -1 0 माइनस +1 0 -j टाइम्स तो 10 10 प्लस k टाइम्स 1 - 1 1 1। पहला 0 आ जाएगा, दूसरा भी 0 आ जाएगा और तीसरे में 2k आएगा केवल। तो ये सवाल इसलिए अच्छा था कि आपके क्वेश्चन में k कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आप आ, उसको सॉल्व करते हैं तो k आंसर में आ रहा है, क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों दोनों लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ अलग पूछ रहा हूं, थोड़ा सोचना ध्यान से। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ
एक को ले लेते हैं i+2j+3, और दूसरे को ले लेते हैं 3i-4j+2k। चलो यही सही। ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे करेंगे आप लोग? आप लोग पहले ना यूनिट वेक्टर की जो केवल परपेंडिकुलर सोचिए। आप मुझे ये बताइए कि एक वेक्टर जैसे ये ए है और एक बी है, ये ए है ये बी है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है या नहीं? कल ऐसा पढ़ाया था कहीं कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कहीं लिखाया या पढ़ाया कहीं? पीछे देखिएगा अपने नोट्स में। कहीं नहीं मिल रहा है? अरे भाई हाँ ना तो बोल दो, नहीं मिल रहा है यार। हेलो बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ये आप बोलना नहीं चाह रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों तक? Yes, sir. इतना धीरे आ रही है आवाज मेरी? तन्वी? यस सर। नहीं, क्या यस सर? आवाज आ रही है। हाँ तो बेटा मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपको ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये जानकारी है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर है। तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कोई वेक्टर दिया हो तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वो बाद में करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसका। i j j 1 2 1 3 - 4 2। बताइए प्लीज। 2 1 - 4 2। I 2 1 - 4 2। नहीं वो नहीं करना, आप फाइनल बताओ सीधे कितना आ रहा है। मैं तो सीधे लिख दूंगा ना बेटा, अब तो अब मैं लिखने पे आ गया तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो मेरे लिए रोज का काम है। 8i + j - 10k. वेरी गुड, सही आया। अब बेटा ये वेक्टर है, इसको इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं ये मालूम है? मैंने A आप लोगों को cross ये बताया था कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर चाहिए। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दो, बस। ऐसा भी लिखाया था। किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, इसका मॉड कितना होगा वेक्टर का? √8 का स्क्वायर +1 +-10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √165। तो फिर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 8i + j - 10k/√165। किसी भी वेक्टर का
अगर यूनिट वेक्टर चाहिए आपको तो पहले वेक्टर तो निकाल लो, यूनिट तो हो ही जाएगा, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए बस, इतना ही करना होता है उसमें। अच्छा ये बताइए ना, ए डॉट बी अगर जीरो है तो इसका मतलब या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ये ट्रू है फॉल्स है? हम्म। ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है तो फिर या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ये लाइन सही है गलत है? सर अगर उनके बीच का एंगल 0 होगा। हम्म। बीच का एंगल कितना होगा आपने? जब इनका एंगल 90 डिग्री होगा तो 0। तब भी जीरो हो सकता है, बिल्कुल। डॉट प्रोडक्ट जीरो तीन सिचुएशन में हो सकता है, या तो ए जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। तीन सिचुएशन है, आपको इतना ही दिया गया है तो ये फॉल्स हो गया भाई। ए डॉट बी जीरो होने का मतलब एक का जीरो होना जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, तब भी तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। बच्चों ये अगर ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आए तो आपका शार्पनेस यहीं पर दिखता है कि आप चीजों को कितना अच्छा समझे। चलिए मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ छोटा सा। इफ ए इज पैरेलल टू बी, देन ए क्रॉस बी कितना हो? हम्म। 0, 0 180। जीरो क्यों? बिकॉज उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो 180 डिग्री का। एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180। अब 180 तब होता है जब आप ठीक है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन होगी तो जीरो हो जाएगा एंगल। बहरहाल साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है, तो कोई भी मानो आप, तो ये दोनों सिचुएशन में सही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये बेसिक नॉलेज है। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छा, अगर ऐसा सवाल बना दूं मैं कि किसी में ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो आ रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है आपके? इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप? सोचो।
भाई पहले वाले से ये है कि या तो ए जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो तीन सिचुएशन होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना। ए डॉट बी जीरो होने पे कितनी सिचुएशन है? तीन, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या परपेंडिकुलर है। अब नीचे वाला जीरो होने का मतलब या तो ए जीरो है या बी जीरो है या दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल लेते हो तो परपेंडिकुलर वाला नहीं चलता, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ एंगल 90 आने के चांस हैं, यहाँ जीरो या 180। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये वाला छोड़ दो। तो इसका मतलब तभी जीरो आ रहा होगा, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। क्योंकि अगर वेक्टर ए जीरो है तो दोनों क्वांटिटी जीरो हो जाएंगी ना। जीरो डॉट बी, जीरो क्रॉस बी, या बी को जीरो ले लो। कम से कम एट तो जीरो है, तभी ये डॉट भी जीरो आ रहा है और क्रॉस भी जीरो आ रहा है। 90 या 180 वाला मामला नहीं है इस समय। तो बच्चों ये वेक्टर का बेसिक हो गया यहां तक। आज हम इसको यहीं तक करेंगे। कल मैं वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ना सिखाऊंगा। कल वो एक बच्चा पूछ रहा था ना कि आपने क्रॉस थीटा ही क्यों लिया ए डॉट बी में, ए बी क्रॉस थीटा। तो क्रॉस थीटा ही क्यों आया, ये समझाने के लिए वेक्टर को तोड़ना जरूरी है, वेक्टर के कंपोनेंट। और यही हमारे लिए यूजफुल भी है, क्योंकि जब आप आगे मोशन 2D में पढ़ेंगे, विशेषकर 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में तो ठीक है, बढ़िया चलता है। टू में जरूरी नहीं है आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चले, पता लगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है ऐसे। अब लो यार, ना ये ढंग से एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में, क्या करें? तो हम इसके मोशन को 2 डायरेक्शन में तोड़ देंगे और दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे और लास्ट में उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इसलिए कंपोनेंट तोड़ना सीखना जरूरी है। तो कल हम केवल कंपोनेंट्स ब्रेक करना सीखेंगे। अब वेक्टर के कंपोनेंट कैसे ब्रेक किए जाते हैं, कंपोनेंट दिए होंगे तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। तो कल करते हैं, आज इतना काफी है। किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।